हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। देखिए, हम लोग भूगोल क्लास 10 का स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं। आज क्या पढ़ेंगे? दूसरा चैप्टर। ठीक, दूसरा अध्याय। क्लास 10th का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। ठीक, और कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज? दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में है क्या? वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक, वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, आइए इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक, इसमें देखिए, पहला हेडिंग जो हमने लगाया है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? ठीक, जैव विविधता को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक, इसका मतलब यह है कि जहां पे हम हैं, जैसे देखिए ये क्लासरूम में अगर हम हैं तो यहाँ कोई भी बायोडाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। जब इसमें पेड़ पौधे हों, छिपकली हो, कॉकरोच हो, अन्य जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हों, इन्हीं सबको मिला करके क्या कहा जाएगा? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहा जाएगा। ठीक, समझ में आ गई ये बात? आ गई समझ में? तो देखिए, वो भी बता क्या रहा है कि हमारे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों, ठीक, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि, ठीक, और बैक्टीरिया, जोक, वटवृक्ष, हाथी, ठीक, वेल तथा करोड़ों दूसरे जीवधारी, अन्य बहुत सारे जीवधारी, इतने जीव हैं जिन्हें हम अभी तक पता नहीं कर सकते। समुद्र में जीव हैं, ठीक, जितने पता है उनके बारे में, तथा मानव जिस आवासीय स्थल पर रहता है, यह क्या कहलाता है? तो यही जैव विविधता कहलाता है। आप लोगों को बता दिए। अब जैव विविधता क्या होता है, तो बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। जहां मनुष्य और बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाए, वही जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक, अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जहां हम रहते हैं वो पर्यावरण अनुकूल हो, वही इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कैसे बनता है? तो देखिए, मानव व अन्य जीवधारियां मिलाकर पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। मानव के लिए जल, हवा, मृदा अनिवार्य घटक हैं। मानव के लिए क्या है? देखिए, मानव के लिए जल पीने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिना जल का मनुष्य जी ही नहीं सकता। और जीव जंतु भी हैं, उन्हें भी जल की रिक्वायर्ड है, बहुत ही आवश्यकता है। हवा, हवा तो भाई बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम बिना हवा के ऑक्सीजन ही नहीं ले सकते। हवा में ही तो ऑक्सीजन घुली है और बाकी गैसेस घुली हैं। ठीक, मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी से ही हमारे सारे क्रियाकलाप होते हैं, जैसे कि संसाधन ये हो जाए, यातायात के संसाधन हो जाए, या खेती बाड़ी हो, जो भी फसलें हो, वो कहाँ होती हैं? मृदा पर ही होती हैं। तो ये जो बनता है, मिट्टी जो बनती है, ह्यूमस जो ऊपरी परत बनती है मिट्टी की, उसी को तो ह्यूमस कहते हैं। जिसमें खाद मिला हो, जीवों के सड़े गले अवशेष मिले हो, उसे ह्यूमस कहते हैं। और ये बनता कैसे है? तो पशु या सूक्ष्म जीवों से। किससे बनता है? पशु और सूक्ष्म जीवों से। क्या होता है? इनका पुनः सृजन यानी कि रीनिर्माण होता है। क्या होता है? पुनः सृजन, बार बार निर्माण होता रहता है। और यही क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। दो बातें यहाँ आप लोगों को बता दी हैं। पहला कि जैव विविधता क्या होता है, और दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। एकदम आसानी से अगर आप लोग याद रखते हैं तो क्वेश्चन बन जाएंगे। जब आगे क्वेश्चन पूछेगा या आप लोग जब बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, या पूरे सामाजिक विज्ञान को हम कह दें कि ये नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसको बस 1 से 2 बार पढ़ लीजिए और अच्छे खासे नंबर लाइए। अब अगला देखिए, भारत में वन स्थापित वन, वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। तो भारत में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं
और जो प्राणी पाए जाते हैं यानी जो जीव जंतु पाए जाते हैं ये बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि ये भी क्या है, भारत एक जैव विविधता वाला देश है। भारत कैसा देश है? जैव विविधता वाला, यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। भारत क्या है? एक बायोडाइवर्सिटी कंट्री है। ठीक, तो कह रहा है कि भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल है। भारत भी क्या है? एक जैव विविधता वाला देश है। यहाँ विश्व की सभी जैव प्रजातियों की 8%, विश्व की जितनी भी जैव प्रजातियां हैं उसमें से लगभग 8% भारत में भी पाए जाते हैं। ठीक, अगर संख्या के रूप में कहें तो लगभग 16 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 16 लाख प्रजातियां। ठीक, अगर आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे कि परसेंटेज कितना पाया जाता है तो 8%, संख्या में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो लगभग 16 लाख। ठीक, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। क्या होता है? इन प्रजातियों की वजह से ही इकोसिस्टम हमारा बना हुआ है, और इकोसिस्टम बनाना ही एक इको पिरामिड होता है, वो भी आप लोगों को किसी दिन समझा देंगे। लेकिन अभी देखिए पारिस्थितिकी विविधता यानी कि इसको बनाए रखना अधिक से अधिक इन जीवों का, इन प्रजातियों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, जिससे जल, मृदा, वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनर्सृजन होता रहता है। क्या होता रहता है? तो इन्हीं सब जीव जाति प्रजातियों की वजह से रीयूज होते रहे, मतलब पुनः चक्रण होते रहते हैं, बनते रहते हैं। ठीक, मिट्टी बनना, जल बनना, पेड़ पौधे से ही तो जल, स्वच्छ जल बनते हैं। जैसे ऊपर जल का अवशोषण हो जाना सूर्य के माध्यम से, फिर उसी का संघनन होकर बारिश होना, यही सब क्या होता है? रीचक्रण होता है, या पुनः चक्रण होता है, या पुनः सृजन होता है। ठीक, इसलिए 1900, ये सन याद रखिएगा, इसलिए क्या किया कि 1960 एवं 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण ने वनों एवं वन्य जीव को संरक्षित करने की मांग की। तो 1960 और 70 के दशक में क्या हुआ कि इन पेड़ पौधों, वन्य जीव, प्राणी जात को बचाने के लिए क्या किया गया? तो वन संरक्षण की मांग की गई। ठीक, तो फिर क्या हुआ? अतः भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया। इस क्वेश्चन को याद करिए कि भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1972 में। ये जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो इसमें से ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं सन वाले, तो इन सनों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक, लागू किया करके वनों एवं वन्य जीवन संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाएं। उस समय क्या किया? ये वन संरक्षण अधिनियम लागू करके वनों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए, जिसको आइए आगे कार्यक्रम चलाएं, जिसको आगे हम लोग देखते हैं। तो इसके तहत क्या किया गया कि संकटग्रस्त का मतलब वो होता है कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे प्राणी जात जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, अभी विलुप्त नहीं हुए हैं लेकिन संकट में हैं, जैसे विलुप्त होने वाले हैं। जैसे देखिए गिद्ध क्या है? अभी भी कुछ बचे हुए हैं, यानी कि पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं। तो ठीक, संकटग्रस्त प्राणी किसे कहा जाता है? आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंध, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया। तो जितने भी संकटग्रस्त प्राणियों को बचाने के लिए ये सब शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रोक कर दिया गया, और ये जीव जंतु को क्या कर दिया गया? व्यापार में रोक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, या रोकने पर बल दिया गया। आगे देखिए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए। इसमें अगला जो कार्यक्रम किया गया वो कार्यक्रम किया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या की कि बहुत सारे पशु विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य को बनाए। ठीक, और क्या किए? तो देखिए, केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े हुए विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था।
केंद्र सरकार ने क्या किया कि जितने भी संकटग्रस्त प्राणी थे उनके लिए एक परियोजना बनाई और उनको क्या किया कि उसमें रखा गया। जो गंभीर थे, जो खतरे के ऊपर थे, यानी कि अब समाप्त होने वाले थे, संकटग्रस्त प्राणी आप लोगों को बताएं, वे प्राणी जो लगभग अब समाप्त होने के कगार पे थे, यानी कि अभी कुछ बचे थे। इसमें क्या थे, तो इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण और ये हंगुल। हंगुल क्या होता है, तो 12 सींगे की तरह होता है और ये जम्मू कश्मीर का क्या है, तो राष्ट्रीय पशु है। ठीक, 3 प्रकार के मगरमच्छ। मगरमच्छ 3 प्रकार के कौन कौन से, तो एक साफ जल में रहने वाले मगरमच्छ, एक लवड़ी है यानी कि नमक वाले पानी में रहने वाले, नमकीन झील में रहने वाले मगरमच्छ, और दूसरा क्या था, तो घड़ियाल। ठीक, इनको संरक्षण दिया गया और फिर इसी में एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी शामिल किए गए। ठीक, इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। इसके साथ साथ ही देखिए भारतीय हाथी, काला हिरन, भारतीय गोडावन। ये गोडावन क्या होता है, तो गोडावन एक पक्षी है, एक बड़ा पक्षी है जो उड़ता भी है और दौड़ता भी है और ये राजस्थान का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ये गोडावन क्या है, भारतीय गोडावन, तो राजस्थान का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय नहीं, राजकीय पक्षी है, राजकीय। राजकीय क्या है, पक्षी है। ठीक, और हिम तेंदुए के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक, यानी कि संपूर्ण ही मान लीजिए कि पूरी तरह से क्या कर दिया गया, इनके शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। ठीक, कीटों का संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अधिनियम, जो कीट होते हैं जैसे कि तितली, भौरे, ठीक, इन पे क्या किया गया, तो वन कीटों का संरक्षण करने के लिए वन्य जीव अधिनियम 1900 पूछेगा कि कीटों के संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम और किस समय चालू किया गया, किस समय लागू किया गया, तो 1980 से 1986 के अंतर्गत क्या किया गया, तो सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों यानी कि भंवरों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में क्या कर लिया गया, शामिल किया गया। फिर एक सन आया, इन सनों को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, कहेगा कि 1991 में पौधे की 6 प्रजातियों को भी इसमें शामिल किया गया। पूछेगा कि पौधे की 6 प्रजातियों को, संकटग्रस्त प्राणियों को वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कब रखा गया, तो आप बता सकते हैं 1991। ठीक, आगे देखिए वन संरक्षण के प्रयास। तो वन संरक्षण के प्रयास में सरकार ने अनेक उपाय लगाए, अनेक अधिनियम लगाए और अनेक नीतियां बनाई। जैसे आइए कुछ नीतियों को देखते हैं। पहला है इसमें वन नीति की घोषणा। वन नीति की घोषणा कब हुई, अगर पूछे कि वन नीति की घोषणा कब हुई बहुविकल्पीय प्रश्न में, तो आप लोग बता सकते हैं 1952 ईस्वी में। ठीक, वर्ष 1952 में वन नीति निर्मित की गई। वर्ष 1988 में इसे संशोधित किया गया। कुछ संशोधन करके इसमें और प्रकार के वन जीवों को जोड़ा गया। लेकिन अगर पूछे कि कब लागू की गई वन नीति, तो 1952 में, और संशोधन पूछ ले तो 1988 में। ठीक, वन नीति के अंतर्गत देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% लोग बताए थे कि वन नीति के अंतर्गत भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर, यानी कि 32.8 वर्ग किलोमीटर, इस क्षेत्रफल पे कितना वन होना चाहिए, तो 33% वन होना चाहिए। इस परसेंटेज से भारत में क्या है, बहुत ही कम वन है, लगभग 24% वन है। तो इतना नहीं होना चाहिए, 33% भाग पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए इस नीति के अनुसार। ठीक, भाग पर बनी हो, उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक, वन नीति के अंतर्गत मृदा अपरदन, बाढ़ नियंत्रण, मरुस्थलीकरण को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इस वन नीति में और क्या क्या बातें कही गई, तो इस वन नीति में कहा गया कि मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव को नियंत्रण किया जाएगा, बाढ़ को नियंत्रित किया जाएगा, और मरुस्थलीकरण, जो भूमि मरुस्थल हो रही है तेजी से, उनको अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि बनाया जाएगा। ठीक, निम्नलिखित भूमि और सामाजिक वानिकी के द्वारा वनावरण में वृद्धि की जाएगी।
वनों को अधिक से अधिक रोपण करके मिट्टी को उपजाऊ या अच्छा बनाया जाएगा, जिससे बाढ़ नियंत्रण हो, मृदा कटाव कम हो। ठीक, वृक्षारोपण के लिए जन सहभागिता और प्रोत्साहन देना भी इसका एक उद्देश्य था। ये था कि वृक्षारोपण अधिक से अधिक लोग करें। ठीक, अधिक से अधिक लोग करें ताकि क्या हो सके कि वृक्ष लगाने से बाकी पर्यावरण या इकोसिस्टम हमारा बना रहे। ठीक, अब आगे देखिए, आगे है वन महोत्सव। आगे क्या है? वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है, इसे कब लागू किया गया? तो आप लोग इसे याद कर लीजिए कि वन महोत्सव जो है ये केंद्रीय वन मंत्री के.एम. मुंशी के द्वारा लागू किया गया। और कब लागू किया गया? तो 1950 में लागू किया गया। और वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वर्तमान में भी भारत में मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ष 1950 में वन संरक्षण के लिए तत्कालीन केंद्रीय वन मंत्री के.एम. मुंशी ने आरंभ किया। भारत में आज भी प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच क्या होता है? तो वन महोत्सव मनाया जाता है। तो वन महोत्सव किसने शुरू किया, कब शुरू किया? इन प्रश्नों को भी हम बहुविकल्पी प्रश्न में देख सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हुए ये आए हुए क्वेश्चन है कि पूछ ले कि वन महोत्सव को कब शुरू किया गया? तो 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो के.एम. मुंशी के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, ये वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। वन आयोग देखिए क्या है, वन आयोग। वन आयोग की स्थापना संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्र करने हेतु वर्ष 1965 में की गई। क्या किया गया? वन आयोग का एक स्थापना किया गया, जिसमें कि कितने वन हैं, कैसे प्रजाति हैं, कैसे कैसे वनों का प्रकार है, इन सब का आंकड़ा रखने के लिए क्या किया गया? तो एक वन आयोग का गठन किया गया। वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान यानी कि वनों पे शोध करने के लिए क्या किया गया? तो एक वन अनुसंधान संस्थान भी बनाया गया, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। या ये मुख्यालय क्या है? ये वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ठीक, देहरादून में, यहां देख लीजिए देहरादून में ये स्थित है। अब ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो बार बार पूछा जाता है, ये तो हर बोर्ड के एग्जाम में ठीक पूछ लेता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? देखिए, देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने हेतु 2014 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत वनावरण में 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। तो ग्रीन इंडिया मिशन क्या था कि 2014 में 6 से 8 मिलियन पेड़ों को हमारे भारत के क्षेत्रफल में लगाना था। तो ये है ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन क्या था? तो ये जलवायु को क्या करना था? परिवर्तन करना था। पूरी जलवायु किस पे निर्भर है? तो पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। और इसके अंतर्गत 2014 में शुरू किया गया। और कितने पेड़ लगाने की बात की गई? तो 6 से 8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, ये वृद्धि करना था। इतने हेक्टेयर क्षेत्र पे क्या लगाना था? पौधों को, वृक्षों को लगाना था। तो ये था हमारा भूगोल दूसरे चैप्टर की कुछ बातें। अगर आप लोग इनको अच्छे से समझते हैं तो बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी इसमें जो छूटा हुआ बात है वो अगले क्लास में देंगे। तो अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।